अच्छा चलो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें कंप्लीट करना है आज, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है भाई? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by oscillating और, ठीक है, एक्सिलरेटेड चार्जेस। एक्सिलरेटेड चार्जेस। बेटा वीडियो देखते रहा करो और देख के कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। कोई नहीं देखता है मुझे लगता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग और एक्सिलरेटेड चार्जेस। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर मेरे पास चार्ज है और ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कैसे करता है? एक बार ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया ऐसे, फिर और नीचे गया और फिर ऊपर आया ऐसे करके। तो बेटा जब ये चार्ज ऑसिलेट करता था, याद करो, मैंने बहुत सही तरीके से इसके विजुअलाइजेशन भी तुम्हें दिखाए थे कि ये कैसे बनती है। सो क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है ऐसे करके, ये देखो, ठीक। तो अगर कोई भी चार्ज ऑसिलेट करता है, सो उसके ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर अगर वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, जो कि टाइम वेरिंग होगी। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती है रीजन में, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है। सिंपल लॉजिक, ठीक है। सो जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग चार्ज ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करा था, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट क्या है? These waves do not require adding any medium for its propagation. Electromagnetic waves do not require any medium for its propagation. ठीक है। देखो जनरली क्या माना जाता था, तुम्हें इसके पीछे कहानी सुनाता हूं क्या थी। साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि सन से, ये जो सन है, ठीक है, सन जो लाइट एमिट करता है, हाँ, सन जो लाइट एमिट करता है ना बेटा, ऐसा माना जाता है कि पहले ऐसे मानते थे साइंटिस्ट, जब उन्हें कुछ पता नहीं था। क्या नहीं पता था? कि वेव्स बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो सबसे पहले वो क्या मानते थे कि सन से अर्थ तक जो भी चीज आएगी, ठीक है, सन से अर्थ तक जो भी एरिया अर्थ तो सन से अर्थ तक जो भी रेज आती हैं, जो भी वेव्स आती हैं, जो भी लाइट वेव्स आती हैं, वो ट्रेवल करती हैं थ्रू ईथर, ठीक है, ईथर। लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट ना गलत साबित हो गया था, ठीक है। और बाद में पता चला कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जो लाइट वेव हमारी अर्थ तक आ रही है ना, उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की, ठीक है। सो ये जो लाइट वेव्स आ रही हैं, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। नो मीडियम, नथिंग, ठीक है, बिना मीडियम ट्रेवल करती है ये लाइट से। और लाइट होती क्या है? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल। सो यहां से पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गया था, तो उसके साथ एक और बंदा गया था, तो दोनों आपस में बात कैसे कर रहे थे? वहां तो एयर थी नहीं ना। सो जब एयर थी नहीं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बात कर रहे थे, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे थे वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ऐसी वेव्स को ट्रेवल करने के लिए
कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड, लास्ट क्लास में मैंने बताया था तुम्हें कि अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, ठीक है, दो चार्ज के बीच की जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है। और Q/r², ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? μ0 डिवाइड बाय 4π IDL sin θ/r², कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो बेटा याद रखो, यहां पर ये जो दो कांस्टेंट है ना, ये जो दो कांस्टेंट है, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर तुम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक बहुत ही ट्रिमेंडस बात पता चलती है। क्या? देखो, अगर तुम 1/√, करते हो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, म्यू नॉट कितना होता है भाई बताओ? म्यू नॉट होता है 4π × 10⁻⁷, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 × 10⁻12। तो बेटा जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर इसका अप्रॉक्स कितना आता है? 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां से पता चला कि ये कुछ नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। तो जो ये चीज है ये कोई आम चीज नहीं है, ठीक है। ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, याद रखना, ये दोनों का कोफिशिएंट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक। और तुम्हें बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और लाइट क्या है? लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड होती है उसकी, और वो पता चल रहा है इससे, ठीक। इससे ये भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से मिलके बना होता है, ठीक। तो ये रिलेशन याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है? अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल कहानी है ये, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में तुम्हें पता लगना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनी होती है, एक सेकंड रुकना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ गया है कहीं? ये रहा। तो बेटा जरा इसको ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैंने तुम्हें 10 बार ये चीज दिखाई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीजों से तो मिलके बनी है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों टाइम वेरिंग है, यहाँ पर लिख लेना टाइम वेरिंग, ठीक है। और ये भी टाइम वेरिंग होगा, ठीक। सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो होगा E0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? B0। तो बेटा इन दोनों के बीच ना एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है कि E0 डिवाइड बाय B0, ठीक है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इक्वल होता है, ठीक है, C के इक्वल होता है। तो ये चीज भी जब भी मैं पूछूं याद रखना, ये भी तुम्हें आना चाहिए समझ में कि ऐसा भी होता है, ओके। चलो फिफ्थ पॉइंट भी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स
इन नेचर। ठीक है बेटा, ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है किसी को पता है? हमने 11th में बहुत अच्छे से कवर करा था ये। एनीबॉडी? वेव्स दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है बेटा, याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जो जिस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेशन करता है। ठीक है, तो ऑसिलेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसके एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल है साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव में जो पार्टिकल होते हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन और स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सेकंड वेव इज ट्रांसवर्स वेव। ये किस टाइप की वेव्स होती हैं? ठीक इसका अपोजिट। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ठीक इसका अपोजिट होती है। होती क्या है? वो वाली वेव जो आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल करे। ठीक है, लेकिन बेटा पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ऐसे, ये देखो इस तरीके से। सो पार्टिकल की वाइब्रेशन इस तरीके से होती है, ठीक है, और पार्टिकल की प्रोपगेशन इस तरीके से होती है, मतलब पार्टिकल वेव इस तरीके से जाता है। ठीक, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस टाइप की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कौन कौन सी वेव? एक तो वेव्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन गिटार, गिटार में जो स्ट्रिंग ऑसिलेट करती है वो ट्रांसवर्स वेव है। और नेक्स्ट चीज इस बार जो तुमने पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। जरा देख लो, जरा देखना, इसमें जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस तुम्हें यहां दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना, इसमें जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस कैसे हो रही है? ये जो देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है बेटा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, देखो ऐसे। ठीक है, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। और एक और चीज ध्यान से देखना, लाइट किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ध्यान से देख लो, ये बात है या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है जो कि स्पीड के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे वाइब्रेट कर रही है जो कि स्पीड के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बेटा इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है इसका। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी बहुत इजीली, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा पॉइंट हो गया ये? फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट इससे भी ज्यादा इजी है। क्या है? एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ electromagnetic waves is equally divided by electric field vectors and magnetic field vectors। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो भी एनर्जी होगी वो इक्वली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के बीच और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बीच। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ठीक, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इनकी एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की देखो, ध्यान से देखना, अगर किसी चीज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसके पास क्या एनर्जी होगी, और अगर किसी फील्ड के पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी क्या एनर्जी होगी। तो देखो, ये मैंने तुम्हें करा रखा है इन स्टैटिक केस, इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, हाँ वैक्यूम में डबल यू आता है, इन वैक्यूम, ठीक है। इन वैक्यूम अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या एनर्जी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इनकी क्या एनर्जी होगी, जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बता रखा है, बताना ये बात सही है या नहीं है। अगर मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर रखा हुआ है इस तरीके का, ऐसे करके एक कैपेसिटर रखा हुआ है, ठीक, ये कैपेसिटर है। अच्छा, कैपेसिटर अब क्या बोला है, कैपेसिटर होता है बेटा जो चार्ज स्टोर कर ले, ठीक है। तो मान लो इस कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये देखो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। और बेटा जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाती है वहां पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। तो वहां पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सो देखो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, उसका आंसर होता है हाफ CV स्क्वायर, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूं, तो हाफ सी की जगह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। और याद करो वी की जगह हम लिख सकते हैं ई डी। तुम बोलोगे ये कैसे लिख दिया, ई की जगह, वी की जगह ई डी कैसे लिख दिया। अरे बेटा ये फॉर्मूला देखा है नहीं देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो वी क्या हो जाएगा ई डी, ये ई डी मैंने यहाँ पुट करा है, ठीक। तो बताओ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, इस डी से ये डी कैंसिल, तो ये क्या हो गया हाफ एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक डी जो बता हुआ था एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया इंटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट और ये ई स्क्वायर, ठीक, और ये था एनर्जी। तो बेटा अगर मैं इस चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, या वॉल्यूम को नीचे ले आओ इधर, ठीक है, सो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इस चीज को कहते हैं फिजिक्स में एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सो बेटा एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बात हमेशा याद रखना ये, ठीक है। सिमिलरली जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, सो वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट, इतनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खामी है, क्या खामी है, देखो यहाँ पर एक कुछ कमी है, क्या कमी है, मैंने जो ये एनर्जीज निकाली है ये फील्ड स्टैटिक लेके निकाली है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों ही टाइम वेरिंग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग है, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग है। तो टाइम वेरिंग केस में कैसे निकालते हैं ये दोनों चीजें, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने तुम्हें एसी वाले चैप्टर में कराया था कि बेटा जब भी कोई चीज वेरी कर जाती है तो वहां पर हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एवरेज।
तो यहां पर जो मुझे टोटल एनर्जी बतानी है, ठीक है, वो एवरेज फॉर्म में बतानी है। सो देखो, अगर टोटल एनर्जी की बात करूं मैं स्टैटिक फॉर्म में, सो टोटल एनर्जी इन स्टैटिक फॉर्म, स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा एनर्जी ड्यू टू, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लस एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या आ रही है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ रहा है हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट, ऐसे करके। सो ये आ रही है एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ होती है। लेकिन बेटा ये तो फिर से कह रहा हूं, ये तो स्टैटिक केस है, स्टैटिक केस, ठीक है। क्या होगा अगर टाइम वेरिंग केस हो, ठीक है। सो इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। सो क्या होगी इस वेव की एनर्जी, देखो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पर जो ई और बी है यहाँ पर ये नहीं यूज करेंगे, याद करो। ई में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करती है तो वहां पर ई आर एम एस यूज हो जाएगा और यहाँ पर बी आर एम एस यूज होगा, ठीक है। सो इस केस में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होगी, याद रखना, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के दोनों टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग, ठीक है, ये भी टाइम वेरिंग है, डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इस केस में बस हमें इतना करना है, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह बस लिखना है ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर म्यू नॉट, ठीक है बेटा। ये हो गई टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। आई होप तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम और आगे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अभी मैंने ठीक इससे पहले तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि ई नॉट बाय बी नॉट इजकल टू होता है सी, राइट, यही तो होता है। तो क्या मैं यहां से ऐसे नहीं लिख सकता, ई आर एम एस डिवाइड बाय बी आर एम एस इजकल टू सी, ठीक है। अब बताओ क्या यहां से ऐसे नहीं लिख सकता कि ई आर एम एस या बी आर एम एस, बताओ बी आर एम एस यहां से कितना आएगा, बी आर एम एस आएगा ई आर एम एस बाय सी, ठीक है। तो ये मैं इसको यहां पुट कर दूंगा बी आर एम एस की जगह, ठीक। अब बताओ यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटे हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस हाफ बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो बी आर एम एस की जगह पुट कर देते हैं ई आर एम एस बाय सी। सो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस हाफ ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट तो था ही डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अभी याद करो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि सी होता है 1/√μ नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मुझे पता चला कि जो सी स्क्वायर है वो कितना होगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर कर दो इस चीज का, सी का स्क्वायर कर दो। अब इस सी स्क्वायर को यहां पर पुट कर दो, कहां पर पुट कर दो, ये सी स्क्वायर उठाओ और यहां पर इस सी स्क्वायर की जगह पुट कर दो, ठीक है। जब पुट कर दोगे तो बताओ एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस हाफ, ठीक है, म्यू नॉट को ऐसी रखो, ई आर एम एस का स्क्वायर ऐसी रखो और सी स्क्वायर की जगह पुट कर दो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चला जाएगा। सो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस, राइट। और ये फाइनली आंसर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी का फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा है, तो बहुत सिंपल है, इसको तुम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे? बस यहां पर जो ई आर एम एस आ रहा है ना, ई आर एम एस की जगह रख देना बी आर एम एस इंटू सी। तो इस चीज को सॉल्व कर लेना, इसको भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की का फॉर्मूला आएगा एनर्जी का, ठीक, वो क्या आ जाएगा, बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट। देखो सिमेट्रिकली देख लिया मैंने कि इतना आएगा। बताओ बात सही है या नहीं? बात बिल्कुल सही है। सो बेटा ये तो हो गई एनर्जी डेंसिटी दोनों की। फिर हम, आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट? सेवंथ पॉइंट, सेवंथ। सेवंथ पॉइंट क्या है? अच्छा, सेवंथ पॉइंट थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ये तुमने बचपन से पढ़ा लेकिन तुम्हें आता नहीं है। ठीक, क्या नहीं आता? द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी मीडियम में, इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक, इज लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, देखो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल से मतलब है, मान लो ये वैक्यूम है और ये कोई मीडियम है। ठीक है, ये कोई मीडियम है हमारे पास। तो होता क्या है, देखो होता क्या है, मान लो ये कोई मीडियम है यहाँ पर। तो होता क्या बेटा, अगर वैक्यूम में कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वैक्यूम में अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो वो कितने से ट्रेवल करेगी? उसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मीडियम में इंटर करती है, वैसे ही इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल तो नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो v विल बी लेस देन c। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखना। अभी ठीक 2 सेकंड पहले मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये बताया था, ये नहीं बताया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बताया था। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी बताया था मैंने। ठीक, लेकिन जरा एक चीज देखना, एक चीज देखो, बताओ इसकी परमेबिलिटी, वैक्यूम की परमेबिलिटी और मीडियम की परमेबिलिटी में कोई फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, दोनों की परमेबिलिटी अलग अलग होगी। दोनों की परमेबिलिटी तो अलग है ही, दोनों की परमिटिविटी भी अलग होगी। ठीक है, अब एक बात याद रखो, एक फॉर्मूला होता है जो इन दोनों को रिलेट करता है, वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। और रिलेटिव परमेबिलिटी होता है म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। ठीक है, तो बताओ यहां पर इस ऑब्जेक्ट की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक, तो यहां पर देखो तुम्हें क्लियरली पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है क्लियरली, कि म्यू की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट से ज्यादा है बेटे, देख लो। ठीक है, सिमिलरली एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी। ठीक, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो स्पीड है, स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या हो जाएगी? वो मैं ऐसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो, म्यू की जगह लिखूंगा म्यू और ई नॉट की जगह लिखूंगा ई। ठीक है, तो ये किसमें है? मीडियम में है, इन डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, एक और चीज बताना, कौन सा फैक्टर ज्यादा होगा? ये वाला चीज ज्यादा है या ये वाली चीज ज्यादा है? कौन सी बड़ी चीज है? म्यू और ई यहाँ पर डेफिनेटली ग्रेटर होगा इससे। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ प्रूव कराया तुम्हें, अबे यहाँ प्रूव तो करा दिया। ठीक, तो याद रखना, सिंस म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू नॉट ई नॉट।
ठीक है, इसीलिए देखो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है, ठीक, तो आंसर क्या होता है, कम आता है। तो वेलोसिटी मीडियम में क्या हो गई, वेलोसिटी मीडियम में कम हो गई, वेलोसिटी बिकम्स लेस इन द मीडियम। खत्म, इतना बहुत है। ठीक है, अब आगे देखो सेवंथ पॉइंट, सेवंथ या एट्थ पॉइंट। एट पॉइंट क्या है, द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ लाइट in electromagnetic waves comes from electric field vectors। अरे इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, देखो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है, इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख रही है, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिर्फ एक ही पार्ट विजिबल होता है जिसको विजिबल रीजन कहते हैं, विजिबल रीजन, जैसे कि लाइट वगैरह। ठीक है, तो यही हमें दिखाई देती है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई दे रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से दिखाई देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की वजह से। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दो दो वेक्टर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से ही क्यों देखने वाला फिनोमिना होता है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फिनोमिना क्यों होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसका एक पार्ट विजिबल है, तो बताओ विजिबल होने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो ऐसा क्यों है, तो देखो इससे पहले ठीक मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला कराया था, ई नॉट बी नॉट डिवाइड बाय सी। ठीक है, तो देखो यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो सी टाइम्स ग्रेटर है मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स के। ठीक है, जो जो तो यहां पर जो डोमिनेंस हो रहा है वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी चीज दिखाई देती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिखाई देती है, सिंपल, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो इक्वल बना दिया था इस डायग्राम में, तुम्हारे मन में ये डाउट आया होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो आपने तो इक्वल इक्वल बना दिया, इसका वेक्टर भी इक्वल है, इसका वेक्टर भी इक्वल है। अबे ये दिखाने के लिए बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें। ठीक है, और जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें इक्वल होता है तो क्या इक्वल होता है, इक्वल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इक्वल नहीं होते, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो ये भी हो गया, ये भी कवर कर लिया, ऑप्टिकल रीजन भी कवर कर लिया। ठीक, अब हम आ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। किस पे, रीजॉइन करा लो सर, चलो रीजॉइन कर लेते हैं, रीजॉइन करो।